पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो लाइट की फॉर्म होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है, वो एनर्जी की दो फॉर्म होती है। एक तो होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। उसमें एक एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? उसमें एनर्जी होती है कुछ इस तरीके से वेव की फॉर्म में, और ये वेव कंटिन्यूअसली इस तरीके से कंटिन्यूअस जाती है, जिनमें कुछ ना कुछ इसकी फिक्स वेवलेंथ होगी, फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, फिक्स एम्पलीट्यूड होगा, मतलब इसमें सब कुछ कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब ये जो वेव थ्योरी थी, इस वेव थ्योरी से हम एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए हैं वो है रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का, डिस्पर्जन का, और भी कई एक्सपेरिमेंट है जो हम वेव थ्योरी से सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए हैं। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जिनमें वेव थ्योरी काम नहीं करती, तो वहां पर डाउट क्रिएट हो जाता है कि अगर वेव थ्योरी हमारे पास काम नहीं कर रही है तो एनर्जी की दूसरी कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। उसी के लिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दिया गया है। ठीक है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं जिसमें वेव थ्योरी काम नहीं करती। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एग्जांपल बताता हूं मैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सबसे पहले बता देता हूं ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी उसे बोलते हैं जो एक परफेक्ट एब्जॉर्वर और परफेक्ट रिफ्लेक्टर का काम करे। मतलब अगर इसके ऊपर कोई भी लाइट इमिट की जाए तो ये इस लाइट को या इस एनर्जी को कंप्लीटली एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये इस लाइट को यहाँ से इमिट करती रहती है, मतलब जितनी लाइट ये एब्जॉर्व करेगी उतनी ही लाइट क्या कर देगी, यहाँ से इमिट कर देगी। तो ब्लैक बॉडी क्या होते हैं? परफेक्ट एब्जॉर्वर और परफेक्ट इमिटर की तरह काम करते हैं। ठीक है। तो देखो, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें तो उस एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट मान लो हम एक आयरन को गर्म करने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक आयरन की ट्यूब है। ठीक है। इस ट्यूब को मैं कांस्टेंट टेम्परेचर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैंने बर्नर लगाया और बर्नर लगाकर यहाँ से इसे गर्म कर रहे हैं हम लोग। कांस्टेंट टेम्परेचर मैं इसे दे रहा हूँ, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर देने का मतलब मैं कांस्टेंट हीट दे रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू हीट इसे सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे कंटिन्यू हीट सप्लाई की जाएगी तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और आयरन के केस में हमें पता है कि जब आयरन धीरे धीरे गर्म होता है तो फ्लेम तो ये पकड़ेगा नहीं। ये क्या होगा, ये धीरे धीरे रेड कलर का हो जाएगा। मतलब ये जो आयरन ट्यूब है, ये आयरन ट्यूब कैसी हो जाएगी हमारे पास? रेड आयरन ट्यूब हो जाएगी। ठीक है। तो जब आयरन को गर्म किया जाता है तो वो धीरे धीरे लाल हो जाता है, रेड आयरन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस रेड आयरन ट्यूब का हम मतलब क्या समझ सकते हैं? अगर ये रेड कलर की लाइट, रेड आयरन ट्यूब का मतलब क्या है कि ये रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा होगा, तभी तो हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर ये रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा है तो उस लाइट की एनर्जी, उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी और उस एनर्जी की वेवलेंथ कांस्टेंट होने चाहिए। मान लो अगर ये यहाँ से रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा है तो वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में इमिट हो रही है, और ये अगर रेड कलर की है तो इस एनर्जी की जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि किसी भी वेव में जो वेवलेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसे कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। और जब जैसे धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये रेड से कन्वर्ट होके ब्लू में आ जाती है। थोड़ी देर बाद ये जो हमको दिखाई देता है, पहले रेड से कन्वर्ट होता है व्हाइट में, आयरन। ठीक है। और व्हाइट के बाद फिर जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है। ठीक है। अब ये रेड से व्हाइट और व्हाइट से ब्लू, इसका होने का मतलब क्या है? रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। कलर चेंज होने का मतलब है कि इस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी चेंज हो जाना है, जबकि हम ऐसा नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब से यहाँ से जो एनर्जी इमिट हो रही है, इस ट्यूब से जो एनर्जी इमिट हो रही है जिसकी वजह से हमें कलर दिखाई दे रहा है, उस कलर की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में पहले हमें रेड दिखाई देता है, फिर व्हाइट दिखाई देता है, और फिर ब्लू दिखाई देने लग जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अगर चेंज हो रहे हैं तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला फिनोमिना तो नहीं लगा सकते, इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
तो प्लांक ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक नई थ्योरी दी, और उसने नई थ्योरी में क्या बोला कि एक्चुअल में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस होती है। एनर्जी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, जो हमने वेव फॉर्म पढ़ी थी उस वेव फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, ये वेव कंटिन्यू जा रही है, ये कहीं से भी बीच में ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस एनर्जी है, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म हुई, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से मान लो ये कोई ये रेड ये हमारे पास आयरन ट्यूब थी, इससे जो एनर्जी निकल रही है वो जो एनर्जी निकल रही है ये एनर्जी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, मतलब छोटी छोटी पार्टिकल की फॉर्म में निकल के जा रही है। ये वेव नहीं है, ये छोटे छोटे एनर्जी के बंडल हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट हैं। और जैसे जैसे इस आयरन का हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इन पैकेट की एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें क्या दिखाई देने लगेगा, हमें उसका कलर चेंज दिखाई देने लगेगा, पहले रेड फिर व्हाइट एंड फिर ब्लू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस नहीं ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है। और ये किसी वेव की फॉर्म में नहीं होती, ये पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब इसके जो एजम्पशंस हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो द एजम्पशंस ऑफ प्लांक्स थ्योरी आर बिलो। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो फर्स्ट अजम्पशन है इसका, वो फर्स्ट अजम्पशन है ईच रेडिएशन is always associated with definite amount of energy. Associated with definite amount of energy and is known as radiant energy. ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं EMW के अंदर भी। रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, जो रेडिएशन की एनर्जी होती है उस रेडिएशन की एनर्जी कुछ ना कुछ डेफिनेट अमाउंट होता है, उस एनर्जी का फिक्स अमाउंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी रेडिएशन की एनर्जी को हम बोल देते हैं रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है रेडिएंट एनर्जी is emitted or absorbed discontinuously in the form of small packet। ये मेन पॉइंट है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर एनर्जी आती है तो वो एनर्जी वेव की फॉर्म में नहीं आएगी, वो एनर्जी क्या आएगी, ये छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं एनर्जी के, बंडल की फॉर्म में आएगी, ठीक है। ये एक पैकेट हुआ, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, ऐसे कुछ छोटे छोटे पैकेट आ रहा है, इन पैकेट के अंदर एनर्जी भरी हुई है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। और इन पैकेट को ही हम क्या बोलते हैं, इन पैकेट को ही हम बोलते हैं क्वांटा, और इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, क्वांटम थ्योरी है। इन पैकेट्स को हम बोलेंगे क्वांटा। these small packet of energy these small packet of energy is called, क्या बोलेंगे हम इनको, क्वांटा बोलेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ लाइट क्वांटा इज नोन एज फोटोन, ठीक है। तो क्वांटा का मतलब क्या है, एनर्जी के पैकेट को ही क्वांटा बोला जाता है। और अगर हम लाइट एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइट एनर्जी के पैकेट को हम क्या बोलेंगे, लाइट एनर्जी के पैकेट को हम फोटोन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, द
amount of energy associated amount of energy associated with a quantum of radiation. क्वांटम ऑफ रेडिएशन मतलब क्वांटा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। दोनों वर्ड इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ो और तुम्हें कुछ भी मिल जाए तो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इज ए प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी ये रेडिएशन सोर्स है, इसमें से अगर कोई भी एनर्जी इमिट होती है, ये एनर्जी इमिट हो रही है, तो ये एनर्जी किस में इमिट हो रही है, ये बंडल की फॉर्म में। एक एरो का मतलब एक क्वांटा हम यहाँ पर मान सकते हैं, एक बंडल हम मान सकते हैं। तो एक बंडल की जो हमारे पास एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, ठीक है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जब प्रपोर्शन का साइन यहाँ से हटेगा और इक्वल का साइन आएगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास, h। और इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे प्लांक्स कांस्टेंट। h इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इस प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये कांस्टेंट है और ये हमें याद रखना है, ये बहुत कैलकुलेशन में काम आने वाला है। 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकंड के अंदर। E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच, न्यू का फॉर्मूला C की फॉर्म में सी बाय लेमडा होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आगे। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब energy emitted or absorbed by a body is always an integral multiple of quanta। देखो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल क्वांटा। मतलब जैसे अगर मान लो कोई भी सोर्स है वो एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, तो वो हमेशा इंटीजर के मल्टीपल में ही क्वांटा को एब्जॉर्ब या इमिट करेगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, या तो वो एक क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा, या दो क्वांटा, या तीन क्वांटा। ऐसा नहीं होगा कि वो 1.5 क्वांटा एब्जॉर्ब कर रहा है, 2.75 क्वांटा एब्जॉर्ब कर रहा है। क्वांटा पॉइंट्स में नहीं होते, ये कंप्लीट एक यूनिट होती है जो कि एक एनर्जी का पैकेट होता है। तो ये क्या होगा, ये कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम कंप्लीट एनर्जी माने तो मान लो एक क्वांटा की एनर्जी है एच न्यू, और वो एन क्वांटा एब्जॉर्व कर रहा है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एन एच न्यू हो जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर, 1 2 3 4, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे पास जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जी calculate and compare the energies of two radiations, one with a wavelength of 300 nanometer and other with 600.
ठीक है। एक की एनर्जी 300 नैनोमीटर है और दूसरे की एनर्जी 600 नैनोमीटर है। ये दो रेडिएशन है, ठीक है। यहाँ पर वेवलेंथ दी गई है। अब देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एनर्जी हम जानते हैं, एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ठीक है। तो फर्स्ट की एनर्जी अगर हम निकालें तो E1 क्या होगा, H कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय C कितना होता है 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा कितना गिवन है हमको 300 नैनोमीटर, 300 इंटू 10⁻⁹ हमें यहाँ पर वैल्यू किस में रखनी पड़ेगी, मीटर में ही, क्योंकि ऊपर की जो दो क्वांटिटी है H और C वो किस में है, MKS यूनिट में, तो लेमडा भी हमको MKS में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ लेमडा। E1 क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, ये E1 आया। इसी तरीके से E2 जब कैलकुलेट करेंगे तो E2 क्या होगा, HC बाय लेमडा 2, तो HC कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ठीक है, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। तो E2 क्या आया हमारे पास, E2 आएगा 3.313 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। ये दोनों की एनर्जी आ गई जो कि पूछा गया था। अब इनको हमें कंपेयर करना है कि किस तरीके से इन दोनों में रिलेशन आएगा। कंपेयर करने के लिए इनका रेशो निकाल देते हैं। द रेशो ऑफ E1 एंड E2 इज E1 बाय E2। E1 कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻19। E2 कितना है 3.313 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से कट हो जाएगा और जब इन दोनों को कट करोगे तो ये आएगा हमारे पास 2। तो E1 इज इक्व टू 2E2, ठीक है। दोनों की एनर्जी इस तरीके से हम निकालेंगे और इस तरीके से रिलेशन निकाल दिया। अगर सिर्फ रिलेशन पूछा जाता, एनर्जी नहीं पूछी जाती, हमें यहाँ पर एनर्जी काउंट करने के लिए नहीं बोला जाता, तो हम देखो क्या करते इस क्वेश्चन में। E इज इक्व टू एच सी बाय लैम्डा, तो एच सी तो इसमें कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं इसे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। अब इससे किस तरीके से लिखा जा सकता है, E1 बाय E2 इज इक्व टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ठीक है। E1 बाय E2 इज इक्व टू लैम्डा कितना है, लैम्डा 2 600, लैम्डा 1 है हमारे पास 300, तो E1 बाय E2 इज इक्व टू डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ये इस तरीके से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन whose frequency 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। बिल्कुल देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करने के बाद खुद करने की से कोशिश करना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन करा देता हूँ। देखो क्या दिया गया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, तो E इज इक्व टू एच न्यू से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे। E इज इक्व टू क्या है, H कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 कॉन्स्टेंट होता है, और न्यू कितना है हमारे पास 5 इंटू 10⁻14। यूनिट किसी में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही MKS के अंदर है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर आएगा 3.313 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, जूल में। ये है हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी। अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो एक मोल फोटोन की एनर्जी
एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन 3.313 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 1 मोल हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 199.51। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, किलो जूल पर मोल। मोल के लिए निकाला तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन calculate the number of photons emitted in 10 hours by a 60 watt सोडियम लैंप। टोटल नंबर ऑफ फोटोन हमें निकालना है और यहाँ पर लैम्डा दिया गया है फोटोन का, लैम्डा ऑफ फोटोन 5893 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, करने की कोशिश करो, उसी के बाद सॉल्यूशन देखना। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसके। यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन हमें निकालना है, 10 आवर्स एंड 60 वाट हमें सोडियम लैंप दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें एनर्जी निकालनी होगी। देखो फोटोन हमें फोटोन का वेवलेंथ दिया गया है, एनर्जी के बारे में भी हमने पढ़ा है, तो एनर्जी का ही फॉर्मूला लगाना है। एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी इमिटेड बाय सोडियम लैंप एनर्जी इमिटेड बाय सोडियम लैंप इन 1 सेकेंड। फॉर्मूला हम जानते हैं एनर्जी का, वॉट इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, 60 इंटू 1 जूल। 1 सेकेंड में इतना एनर्जी ये निकालेगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड, अब एनर्जी हमको मिल चुकी है, वेवलेंथ हमारे पास है, hc बाय लैम्डा फॉर्मूला लगाएंगे 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है, लैम्डा है 5893 एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर आएगा 3.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 जूल। ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी हो गई और हमें कितनी एनर्जी 60 पर सेकंड की एनर्जी चाहिए, लेकिन साथ में बोला गया है 10 आवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, देखो हम निकालेंगे कि एक सेकंड के अंदर कितने फोटोन इमिट होते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड 60 बाय 3.37 इंटू 10⁻19 number of photon emitted in 10 hours, number of photon emitted in 10 hours। तो 10 घंटे के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेट किया तो है 17.8 इंटू 10⁻19। टोटल अब सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, 10 आवर्स में कितने सेकंड होंगे, 10 इंटू 60 ये सेकंड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो क्या आएगा कैलकुलेशन करने पर, ये आएगा हमारे पास 6.41 इंटू 10⁻24। ये टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 100 watt bulb emit monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Monochromatic of light of wavelength of 400 nanometer. Calculate the number of photon emitted per second by bulb. NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले पावर निकालते हैं, पावर कितनी है इसकी। लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जैसे ये 100 वॉट है तो वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, तो इसका मतलब ये हुआ 100 जूल पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी निकालेगा, इसका मतलब ये है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वेवलेंथ दिया है तो हम यहाँ से एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ वन फोटोन hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा से कैलकुलेशन करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना गिवन है 400 नैनोमीटर में है, तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट किया तो आएगा 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी हमारे पास आई, और टोटल एनर्जी कितनी है पर सेकेंड 100 जूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन मतलब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, एन फाइंड करना है। तो ये तो हमें पता है ना, E इज इक्वल टू एन एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। तो एन क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास 100, जो कि ये E है, और डिवाइडेड बाय जब एच न्यू करेंगे तो एच न्यू कितना है हमारे पास 4.969 इंटू 10⁻⁻19, ये एक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू 2.012 इंटू 10⁻20। ठीक है, पर सेकेंड इतने फोटोन ये पर सेकेंड यहाँ पर इमिट करेगा।